कॉपरेशन कहते हैं, यानी कि दो डिफरेंट लेवल की जब पावर्स एक साथ आती हैं और एक साथ मिलकर के काम करती हैं तो हम उसको फेडरलिज्म कहते हैं, कॉपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो फेडरलिज्म का सिंपल मीनिंग यही है, कॉपरेशन, दो डिफरेंट लेवल की पावर। जैसे कि हमारे इंडिया में सेंटर है, स्टेट है, दोनों मिलके काम करती हैं, तो ये क्या है, ये फेडरलिज्म है। अब हमने फेडरलिज्म क्यों लिया है, वाई? फेडरलिज्म जो है ना, वो यूनिटी जो है हमारी, जो हमारी कंट्री की एकता है, यूनिटी है, उसको बना के रखती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि फेडरलिज्म यूनिटी के साथ साथ स्टेट को भी पूरी फ्रीडम देता है कि तुम अपनी कंडीशन के हिसाब से डेवलप हो सको। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब में बहुत अच्छे से डेवलप है, हरियाणा में बहुत अच्छे से डेवलप है। और अगर हम टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल होता है कपड़ों का व्यापार, ठीक है, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो गुजरात की बड़ी फेमस है। शुगर इंडस्ट्री, शुगर बनती है शुगर केन से, और शुगर केन सबसे ज़्यादा इंडिया में इस टाइम पे यूपी में ग्रो हो रहा है। ठीक है, यूपी अभी नंबर 1 है शुगर इंडस्ट्री में भी और शुगर केन प्रोड्यूसिंग में भी। ठीक है, तो यूपी में शुगर इंडस्ट्री, तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि फेडरलिज्म ने सभी स्टेट को इक्वल पावर दी है कि वो अपने तरीके से डेवलप हो सके अपनी कंडीशंस में। ठीक, अब फेडरलिज्म या फेडरल इस तरह का कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वेरी क्लियरली एंड रिमेंबर दिस थिंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का वर्ड मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आते हैं, शेड्यूल है, पार्ट्स है। तो जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यूनियन ऑफ स्टेट, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट ही मेंशन है, फेडरलिज्म फेडरल जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये यूनियन ऑफ स्टेट क्यों है? हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है जो अलग नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्टिबल का मतलब है जो हो सकता है अलग, मतलब जो चेंज किया जा सकता है। अब देखो, हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि हमने जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया है इससे स्टेट कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, इंडिया की जो स्टेट्स मिल करके जुड़ी हुई है, कोई भी स्टेट ये नहीं कहेगी कि मुझे कोई दूसरी कंट्री बना दो, मुझे एक दूसरी कंट्री, मुझे अलग नेशन बनना है, अलग कंट्री बनना नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं मेंशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इसका क्या मतलब है? इंडिया के अंदर में स्टेट का तो एरिया बदलता रहता है, ये तो पावर सेंटर के पास है कि वो स्टेट का जो एरिया है, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे, अलग हुए, ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब अलग अलग हुए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो ये कैसे एरिया जो है वो अलग अलग हो सकता है, उनको एक नया नाम, एक नई स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्टेट इंडिया से अलग होके एक अलग नेशन नहीं बन सकती। इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि स्टेट का एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये एफ स्टैंड फॉर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर का क्या मतलब है? इसमें क्या है कि हमारी जो लार्ज कंट्री थी उसने अपनी पावर छोटे लेवल पे दे दी। ठीक है, छोटे लेवल पे दी कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से अपने एरिया को रूल करो कि आपके एरिया में क्या बेस्ट पॉलिसी है, क्या बेस्ट रूल आना चाहिए, क्या नियम कानून जो भी आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। एक बड़ी कंट्री ने छोटे छोटे यूनिट्स को पावर दी, छोटे छोटे लेवल पे, यानी कि हमारे स्मॉल स्टेट्स जो थे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कौन कौन है? इंडिया में ऐसा है, बेल्जियम में ऐसा है, स्पेन में ऐसा है। इसी का एक अपोजिट होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल जो लार्ज स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स होते हैं, जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, वो एक साथ आते हैं और एक लार्ज कंट्री बनाते हैं, वो एक
दूसरे के साथ मिलके पावर शेयर करके एक लार्ज कंट्री बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर, कि वो लोग खुद आ रहे हैं। ठीक है, ये है यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब ये जो कमिंग टुगेदर वाला है ये है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि इनका भी यूनियन नहीं टूट सकता हमारी तरह। ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यहाँ पे डिफरेंस है, इनकी स्टेट जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि अगर एक बार स्टेट की जो बाउंड्री बन गई यूएस में वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि इंडिया में स्टेट की बाउंड्री बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट का वो यूनियन है। ठीक है, वी कवर दिस कि इतने दो टाइप के हमारे फेडरलिज्म में। अब ये फेडरलिज्म जो है ये प्रैक्टिस कैसे होता है, कि कैसे हम देखें कि हाँ फेडरलिज्म हमारे इंडिया में है, वो प्रैक्टिस हो रहा है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आराम से बहुत क्लियरली मेंशन है, बहुत अच्छे से मेंशन है, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर क्या, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट यही तो फंक्शन करती है। लेजिस्लेचर का क्या मतलब हुआ, ये जो पॉलिसी बनाना, ये जो बजट आता है, ये जो लॉज बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में बनते हैं। फिर दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, गवर्नर्स है, मिनिस्टर्स हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव है। इनका काम क्या होता है, उन्हीं पॉलिसीज़ को, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, राइट। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों जो एरियाज है, ये दोनों एरियाज हैं। सेंटर का रोल बहुत अच्छे से मेंशन किया, स्टेट का रोल बहुत अच्छे से मेंशन किया। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में ही सेंटर और स्टेट का अपना अपना रोल है। ये 7th शेड्यूल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है, उसमें ये मेंशन है। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है फीचर, दीज आर द फीचर्स एज वेल। ठीक है, ये जो चार हैं ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। सेकेंड फीचर है डुअल क्वालिटी, या फिर यहाँ पे क्वालिटी की जगह गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, डुअल गवर्नमेंट। वो तो है सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है। ठीक है, और सेंटर और स्टेट दोनों ही, ऐसा नहीं है कि सेंटर जो है पावर दे रहा है स्टेट को, सेंटर नहीं दे रहा, सेंटर और स्टेट दोनों की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रही है। ठीक है, सेंटर किस चीज़ में पावरफुल है, किन एरियाज में पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टेट किन एरियाज में पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो सेंटर और स्टेट दोनों अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही ले रहे हैं, ना कि सेंटर स्टेट को दे रहा है पावर, ये वाला सीन नहीं है। तीसरा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें दोनों की कंसेंट चाहिए, दोनों की, सेंटर की भी कंसेंट चाहिए, स्टेट की भी कंसेंट चाहिए। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हर, जब भी चेंज करना हो हर चीज़ में चाहिए, तो नहीं। स्पेसिफिक कुछ 5 या 7 चीज़ें हैं, स्पेसिफिक 7 चीज़ें हैं, 7 एरियाज हैं जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का ही कंसल्ट, दोनों की ही जो कंसेंट है वो चाहिए। ये कहाँ मेंशन है, ये आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, कुछ एरियाज हैं, सिर्फ कुछ ही एरियाज है जिनमें कंसेंट चाहिए, बाकी तो पार्लियामेंट जो है वो एलोन अपना सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी से कर लेता है। बट इसके लिए जो चाहिए, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट से, और फिर प्लस जो हाफ कंसेंट चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। अब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी फेडरल फीचर है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो है नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीज़न निकाले, कोई डिसीज़न उसने दे दिया, तो वो डिसीज़न पूरे इंडिया पे हर जगह अप्लाई होता है, हर गवर्नमेंट मानती है, तो इंडिपेंडेंट है। अब द थिंग इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसीलिए जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कुछ भी फाइट हो, डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो कहाँ जाएंगे,
जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अब ये ना हो कि वो तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, नहीं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही पावर में आता है कि जब भी सेंटर और स्टेट की, क्योंकि देखो अगर स्टेट और स्टेट की लड़ाई हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सेंटर स्टेट की अगर फाइट हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे रिजॉल्व कराने, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है कि सेंटर स्टेट, समझने वाली बात है कि देखो कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर पर उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो इसको सॉल्व भी वही करेगा जिसका डिसीजन हर किसी पे अप्लाई हो, उसको कोई मना नहीं कर पाएगा, तो वो कौन, सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए क्या लिखा है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि ये मेरे रूल में आता है, ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि ये मेरी पावर है कि मैं इस पर फैसला ले सकती हूँ, ये मेरी पावर है कि मैं इस पर फैसला ले सकती हूँ, ये है ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि सेंटर स्टेट या स्टेट इनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट में नहीं जाएंगे, इसीलिए ये ओरिजिनल है। और ज्यूरिडिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ही पावर के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हमें पता चल रहा है कि कैसे फेडरलिज्म जो है इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है। दूसरा हमारा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है लोकतंत्र यानी कि रूल ऑफ पीपल, वो तो है ही, इलेक्शन है ना, एग्जाम्पल है इलेक्शन, हम ही लोग इलेक्ट करते हैं एमपीज को, एमएलएस को, राइट। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इंडिया में। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ही लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब देखो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई। हमने क्या बात की, फेडरलिज्म क्या है, कॉपरेशन, कैसे कॉपरेशन को मेंटेन किया है स्टेट्स ने। स्टेट्स ने कहा ठीक है, आप लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे हो कि आपके एरिया में जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है तो आप उसी लैंग्वेज के बेसिस पे बोल रहे हो कि हमारी स्टेट बना दो, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने से। काफ़ी मिसकंसेप्शन ये भी लगता है कि नई लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने से जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं वीक हुई है, कमज़ोर हुई है, ऐसा नहीं है। यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हुई है क्योंकि उनको उनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल हुई, तो उनको और ज़्यादा मतलब ऑटोनॉमी ऐसे मतलब इंडिपेंडेंस मिल गया, स्वतंत्रता, उनको फ्रीडम मिल गई थी। अब हम अपने एरियाज़ में अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आराम से काम कर सकते हैं, कहीं भी हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टेट है वो अपने लोगों को चाहती तो है कि अगर कोई जॉब करे तो मेरी ही स्टेट का सबसे पहले जॉब करे, राइट, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स निकली है तो वो आंध्र प्रदेश वाली गवर्नमेंट यही चाहेगी कि आंध्र प्रदेश के ही लोग ज़्यादा आएँ, जिससे कि लैंग्वेज बैरियर ना हो। कोई हिंदी, नॉर्दर्न स्टेट्स का हिंदी बोलने वाला अगर वहाँ आ जाए तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, इंग्लिश में करेगा। अगर उस पर्सन को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो हिंदी में कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, राइट। इस वजह से स्टेट जो है वो अपने ही डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, अपने हिसाब से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए। तेलंगाना बनाया, अलग किया आंध्र प्रदेश से, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे सेपरेट करके लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए। नेक्स्ट, लैंग्वेज, ठीक है। अब इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नेशनल लैंग्वेज मेंशन नहीं है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। इसीलिए क्यों, क्योंकि सभी लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस मिले, इक्वल इम्पोर्टेंस मिले सभी को, हर तरीके से, मतलब किसी कोई एक लैंग्वेज को ज़्यादा या दूसरी लैंग्वेज को नीचा ऐसे नहीं दिखाया जाए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दी जाए। इसीलिए नेशनल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन भी नहीं है, कोई डिसाइड ही नहीं की है।
सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन है वो है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और वन मोर थिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है ना, ये नेशनल लेवल पर, यानी कि पूरे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश है। लेकिन हमारी जो स्टेट्स हैं उनकी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर एक स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो एक नेशनल मतलब नेशनल लेवल पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश, और जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी भी अलग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन उसके बाद अब हम फेडरलिज्म और कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये हमें 1990 के रिफॉर्म से पता चलता है, ठीक है। 1990 के रिफॉर्म से कैसे पता चलता है? इकोनॉमिक पॉलिसी, वी ऑल नो कि 1990 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए तब सेंटर ने क्या बोला, सेंटर में जो डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, वो बोला स्टेट को दे देते कि भाई स्टेट अब तुम अपने अकॉर्डिंग देखो कि तुम्हें किस सेक्टर में तुम स्ट्रांग हो और वो सेक्टर तुम खुद से वहाँ पे डेवलप करो, बाकी की हेल्प तो मैं करता रहूँगा, ठीक है, बाकी की हेल्प मैं करूँगा, लेकिन तुम अपने स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ को पहचानो, स्ट्रॉन्ग सेंटर को पहचानो और देन उसके बाद उसमें तुम डेवलप करो। इसीलिए तो टेक्सटाइल सेक्टर गुजरात में डेवलप हुआ है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर केरला में है, कर्नाटका में है, हैंडलूम सेक्टर कहाँ डेवलप हुआ, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, ठीक है। तो जो स्टेट अपने जिस भी एरिया में स्ट्रॉन्ग थी उसने उसको डेवलप किया, इसीलिए क्यों, क्योंकि सेंटर ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम जिस एरिया में स्ट्रॉन्ग हो तुम उस एरिया में अपने आप को डेवलप करो, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिजन गवर्नमेंट एरा। 1990s के टाइम पे कोलिजन गवर्नमेंट ही चल रही थी, तो इसने जो है ना पावर शेयरिंग को इंक्रीज कर दिया था और कॉपरेशन को इंक्रीज कर दिया था सेंटर और स्टेट में कर रहे थे। सो हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कर लिया था। 1990 के रिफॉर्म्स में इकोनॉमिक पॉलिसी हमने देखी थी कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, और तब सेंटर ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेवलपमेंट की वो स्टेट को दे दी थी। देन है कोलिजन गवर्नमेंट एरा, उस टाइम पे कोलिजन गवर्नमेंट बन रही थी, संगठन जो संगठन कहते हैं कोलिजन को, जैसे कि आप अभी भी देखो कई स्टेट्स में जो हमारी सेंट्रल लेवल पे बीजेपी पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी ने कोलिजन बनाई हुई है दूसरी पार्टी के साथ इन अदर स्टेट्स, तो वो एक कोलिजन गवर्नमेंट है। और इस तरह से कोलिजन गवर्नमेंट से जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग होता है वो इंक्रीज होता है, वो और बेटर होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो और अच्छे होते हैं। अब रिलेशन में किन एरियाज में बात कर रही हूँ, लेजिस्लेचर, राइट, पॉलिसी रूल्स बनाने में, लिस्ट है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसमें जो भी जितनी भी चीज़ें आती हैं यूनियन लिस्ट में उसमें सिर्फ सेंटर रूल्स बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। दूसरी है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जितनी चीज़ें आएंगी उसमें स्टेट बनाएगा रूल्स। कॉन्करेंट लिस्ट तीसरी टाइप की लिस्ट है, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी मैटर्स आते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं, इन पे दोनों मिल करके रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से दोनों कॉपरेट करते हैं। नीति आयोग, देखो नीति आयोग कुछ बस एक बॉडी है जिसमें दोनों मिलकर के दोनों के बीच में जो भी कॉमन इंटरेस्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं और फिर उस पर मिलकर के पॉलिसी लाते हैं। अब जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था बट अब वो कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन है, एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोनों मिल के इस पर पॉलिसीज़ बनाते हैं। स्टेट अपने लेवल पे अपनी पॉलिसीज़ लाता है, सेंटर जो लाएगा वो तो फिर पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अप्लाई हुई है। तो
ये कैसे आई है? ये पहले नीति आयोग जो है बॉडी है, इसको एक मान लो ऑफिस जैसे ही मान लो, ऑफिस है जहाँ पे ये जाएंगे और अपना जो कॉमन इंटरेस्ट होगा उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर मिल करके पॉलिसी लेकर आएंगे। तो नीति आयोग की एक ऐसी बॉडी है। नेक्स्ट है फिस्कल। फिस्कल का मतलब है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिलेशन कैसे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। टैक्स डिवॉल्यूशन। टैक्स डिवॉल्यूशन का क्या मतलब? टैक्स तो हमें पता है, हम पे करते हैं, ठीक है। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है ना, जितना भी टैक्स सेंटर के पास आता है वो सेंटर स्टेट्स में बांटती है, स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्यों? जिससे कि स्टेट अपना डेवलपमेंट कर सके। तो ये क्या है? ये टैक्स डिवॉल्यूशन है। नेक्स्ट है स्पेशल असिस्टेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, स्पेशल असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। डिजास्टर हम देख ही रहे हैं जो इस बार बारिश ने इतना किया है, दैट्स अ डिजास्टर। और मैनेज करना यानी कि चीज़ों को ठीक से बनाए रखना, दैट्स द मैनेजमेंट। तो स्पेशल असिस्टेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में सेंटर क्या करता है? जिस भी स्टेट में ज़्यादा डिजास्टर होता है किसी चीज़ को लेकर, जैसे अर्थक्वेक्स हुआ हो, फ्लड्स आई हो, जैसे अभी उत्तराखंड में, पंजाब में आई है फ्लड, तो कौन हेल्प कर रहा है? सेंटर हेल्प कर रहा है ना। स्पेशल असिस्टेंस यानी कि उनको फंड भी देगा, उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा, ठीक है। दिस इज द स्पेशल असिस्टेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी एक स्कीम है सेंटर की, वो है आपदा मित्र स्कीम। आपदा मित्र स्कीम, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें समझना है। देन है डी, डिसेंट्रलाइजेशन। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन से हम करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अभी तो पावर सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है, लेकिन अब पावर विद इन स्टेट्स, स्टेट के अंदर भी डिवाइड होनी चाहिए। वो किसमें होगी? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी। ये दो अलग अलग स्टेट में ही ये दो अलग अलग बॉडीज बनाई गई, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटी। अब स्टेट अपनी पावर इनके साथ शेयर करेगी, क्योंकि स्टेट भी तो कितनी बड़ी है। अब जितना बड़ा एरिया होता है ना, वो उतने अच्छे से ना, मतलब उसको हम अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते कि क्या किसमें कहाँ कौन से एरिया में क्या चल रहा है। वी डोंट एबल टू कंट्रोल। तो इस वजह से जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका जो मोटिव है वो बस इतना ही है कि हर एक एरिया, बड़ी स्टेट है, उस स्टेट में हर एक एरिया इक्वली डेवलप हो। अब स्टेट भी तो डिवाइडेड होती है ना डिस्ट्रिक्ट्स में, लार्ज लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो हर एक एरिया में अच्छे से डेवलपमेंट हो, इसलिए ये दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। इनको मिला के हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट। अब इसके फीचर्स क्या है? दोनों के फीचर्स सेम है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पंचायत में भी और म्यूनसिपैलिटी में भी दोनों में जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए। इनको सीट्स मिलनी चाहिए मेंबर के लिए भी और चेयरपर्सन की पोजीशन के लिए भी, इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत दोनों में विमेन के लिए भी 1/3 सीट जो है वो रिजर्व रहती है फॉर द मेंबर पोजीशन एंड फॉर द चेयरपर्सन पोजीशन। फिर थर्ड पॉइंट है कि 5 ईयर का टर्म, यानी कि ये पंचायत के हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, ठीक है। और इलेक्शन कौन करवाएगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इनके इलेक्शन करवाती है, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके इलेक्शन करवाएगी? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। या कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी, नहीं, वो नहीं करवाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं करवा पाएगी क्योंकि लार्ज स्टेट्स है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, तो इस वजह से, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 ही के इलेक्शन करवाते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। तो ये जितना अभी तक ये इतना ही था। इसके बाद अब हम जो रीड करेंगे
अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डिसेंट्रलाइजेशन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इनके फीचर्स हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट के क्या इश्यूज हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। फेडरलिज्म में अभी हमने ये पढ़ा कि ये कॉपरेशन है, ये कॉपरेशन है, ये कॉपरेशन है। तो क्या सिर्फ कॉपरेशन ही कॉपरेशन है, क्या कोई इशू नहीं है, क्या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, इश्यूज भी हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद उन इश्यूज को कैसे ठीक किया जा रहा है, ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है कि अच्छा कॉपरेशन बना रहे स्टेट का, सेंटर स्टेट का, और स्टेट का भी अच्छा कॉपरेशन बना रहे लोकल गवर्नमेंट के साथ में, तो क्या इनिशिएटिव्स ले रहे। तो अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने लास्ट अभी टॉपिक में जो पढ़ा है, हमने फेडरलिज्म पढ़ा था। देन उसके बाद हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो रह गया था, उसके फीचर्स हमने कवर कर लिए थे। अब जो हमने देखा था कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट हुआ था। इसका मतलब क्या है कि पहले तो पावर सेंटर और स्टेट शेयर कर रहे थे, अब पावर जो स्टेट है वो और भी ज़्यादा शेयर कर रहा है। स्टेट जो है पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहा है। लोकल गवर्नमेंट में कौन आता है, पंचायत है एंड द म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। पंचायत जो है ना वो 3 में डिवाइड है, ठीक है। एक है ग्राम पंचायत, ये सबसे नीचे लेवल की होती है। फिर उससे बड़े लेवल की है ब्लॉक पंचायत, जिसको हम पंचायत समिति कहते हैं। फिर उससे बड़े लेवल की है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये सर्कल जो है सबसे बड़ा, ये जो सर्कल है, वैसे तो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सर्कल में नहीं है, बट एज एन एग्जांपल कि ये मान लो ये स्टेट है, ठीक है, ये प्रॉपर स्टेट है। अब जो स्टेट है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, राइट, वी ऑल नो। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है। अब इस डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए कोई तो मतलब कमेटी होनी चाहिए। कमेटी क्यों बनाई जाती है, कमेटी क्या है, कमेटी का मतलब क्या है, कमेटी मतलब सोचो कि वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी लोग होते हैं जिनको अच्छी नॉलेज होती है, और प्लस उनका एक हेड होता है। इसलिए कि हमारी जो कमेटी है वो सारे फैसले लेगी, डिसीजन लेगी, किस लिए लेगी कि भाई हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डेवलपमेंट हर जगह हो, ठीक है। जैसे कि स्टेट है, अब स्टेट में जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर जो पॉलिसी बनाएगा, जो रूल्स बनाएगा, वो पूरी स्टेट पे इम्प्लीमेंट होगा, पूरी स्टेट पे लागू होगा। वैसे ही अब भाई स्टेट गवर्नमेंट में सीएम है और सीएम का हेड होता है गवर्नर। तो गवर्नर सीएम वो इतनी बड़ी स्टेट है, पूरा बराबर तरीके से वो कैसे देखेंगे कि किस जगह डेवलपमेंट हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट चल रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो क्या है। अब इसीलिए स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के फैसले कौन लेगी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत। ये जो ऐसे लाइन वाला शेडेड पार्ट है ये डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में मैंने स्टेट को डिवाइड किया, लेकिन ये जो सबसे बीच में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये मैंने इतना बड़ा बनाया है, क्योंकि क्या सारे डिस्ट्रिक्ट इक्वल साइज में डिवाइडेड है क्या, नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट छोटे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं। जैसे कि कोई स्टेट छोटी है, कोई स्टेट बड़ी है, वैसे स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो छोटा है, कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा है। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। क्या काम है इसका, इसका काम ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर क्या मतलब कहाँ पे अच्छे से काम हो रहा है, कहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा, कहाँ पे किस चीज़ की कमी हो रही है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत में चेयरमैन आता है और मेंबर आते हैं, ठीक है। अब मेंबर जो है वो कौन है, ठीक है, मेंबर कौन चुनता है, मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के हैं वो इलेक्ट होते हैं बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, अब ये डिस्ट्रिक्ट है, इनमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोग रहते हैं,
ऐसा नहीं है, ओल्ड भी होते हैं, यंग होते हैं और भी यंग होते हैं, 18 माइनर 18 से छोटे भी होते हैं 18 एज से, ठीक है। तो वो तो वोट नहीं दे सकते। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि वो लोगों का ग्रुप है जो लोग वोट दे सकते हैं, जो 18+ है। तो उस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? ग्राम सभा, ठीक है। अब वो ग्राम सभा है, उस ग्रुप के लोग चुनेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स को, ठीक। अब जब डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मेंबर्स इलेक्ट हो गए, अब ये मेंबर्स अपने चेयरमैन को चुनेंगे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हेड कौन होगा, अब वो लोग चुनेंगे। अब जैसे कि मान लो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 10 मेंबर सेलेक्ट हुए, अब वो 10 मेंबर आपस में बात करके किसी अपने में से उन्हीं 10 लोगों में से किसी एक को चेयरमैन बना देंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट पंचायत का इलेक्शन होता है। अब डिस्ट्रिक्ट भी देखो, मैंने जैसे एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाया, अब क्या इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में एज एन एग्जीबिशन है, ज़रूरी नहीं है कि 10 ही लोग होंगे, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। बट एज एन एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 10 लोग हैं। अब क्या 10 लोग इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर सकेंगे? इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितने लोग होंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी? नहीं, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट को भी ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ब्लॉक्स हैं। अब जब ब्लॉक लेवल पे कमेटी है, ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत बनेगी उसको हम कहेंगे ब्लॉक पंचायत, ठीक है। ये जो डॉटेड वाला एरिया है ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ठीक है। अब देखो फिर मैंने ये एक बड़ा ब्लॉक बनाया, अब ये आगे देखेंगे, ये एक बड़ा सा मैंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक में ग्रुप ऑफ विलेज आते हैं, एक ब्लॉक है, उस एक ब्लॉक में हो सकता है 3 गांव आ रहे हो, 4 विलेजेस आ रहे हो, 5 विलेजेस आ रहे हो, मतलब कितने भी विलेजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक में ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक पंचायत में भी चेयरमैन है, मेंबर है। अब जो ब्लॉक पंचायत के मेंबर है वो कौन चुन रहे? अगेन ग्राम सभा, ग्राम सभा में कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो मेंबर चुन लिए गए। अब भाई जैसे कि ब्लॉक पंचायत में मान लो 15, मैंने यहाँ पे ज़्यादा ले ली, 15 लोग ब्लॉक पंचायत के मेंबर बन गए। अब वो 15 लोग आपस में बात करेंगे और उस अपने आप में से उन्हीं 15 में से कोई एक को चेयरमैन चुनेंगे ब्लॉक पंचायत, ठीक है। तो ये ब्लॉक बनेंगे। अब ब्लॉक ग्रुप ऑफ विलेजेस है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, स्क्वायर जो है ये एक ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक में 3 मैंने विलेजेस बनाए, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट है ये तीनों ही विलेजेस हैं। अब विलेज लेवल पे भी पंचायत है, तो विलेज लेवल पे जो पंचायत है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। अब इस पंचायत में भी चेयरमैन है, मेंबर है, और जब जो ग्राम पंचायत के यानी कि जो विलेज पंचायत के मेंबर हैं उनको हम वार्ड मेंबर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। उनको हम वार्ड मेंबर बोलते हैं। वार्ड मेंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन मेंबर के अंदर में वार्ड, क्योंकि एक विलेज जो है वो डिफरेंट वार्ड्स में भी डिवाइड होता है। जैसे कि एक कॉलोनी है और एक कॉलोनी जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, वैसे ही एक विलेज वार्ड्स में डिवाइड होता है। इसलिए हम ग्राम पंचायत के मेंबर को वार्ड मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये वार्ड मेंबर मान लो 20 है, अभी 20 वार्ड मेंबर खुद चुनेंगे अपने विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत की चेयरमैन को, ठीक है। एक और सिंपल एग्जांपल मैं कहती हूँ, जैसे मान लो क्लास 10th, ठीक है। अब क्लास 10th में ABC, ये क्लास 10 3 सेक्शन में डिवाइड है, ABC, ठीक है। क्लास 10 क्या है? विलेज। क्लास 10 विलेज है और क्लास 10 ABC सेक्शन में डिवाइड है। ये ABC सेक्शन हो गए वो विलेज यानी कि वार्ड्स में डिवाइड है, वार्ड A, वार्ड B, वार्ड C। हर क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है। सेक्शन, अब हर सेक्शन में अलग अलग मॉनिटर होता है। क्लास जो सेक्शन A है उसका अलग होगा, B है उसका सेक्शन का, तो उसका मॉनिटर अलग होगा। वो मॉनिटर कौन है? वो है वार्ड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वार्ड।
अब ये क्लास, अब विलेज इन क्लास 10 के लिए एक कमेटी बनी, ठीक है, एक कमेटी बनी। वो सिर्फ क्लास 10 में किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकें, स्टूडेंट्स, सिर्फ वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स पे ही ध्यान देगी, वो कमेटी है क्लास 10 की कमेटी, ठीक है। तो यानी कि वो क्या हुई, वो हुई विलेज पंचायत। उसमें अब उसमें मेंबर कौन बनेंगे उस क्लास 10 की कमेटी में, क्लास 10 सेक्शन के जितने भी जो वार्ड है यानी कि जो मॉनिटर है वो इसके मेंबर बने। कंफ्यूज नहीं होना, क्लास 10 क्या है, क्लास 10 विलेज है, क्लास 10 3 सेक्शन में डिवाइड है, यानी कि विलेज वार्ड्स में डिवाइड हो गया 3, हर एक सेक्शन का एक मॉनिटर है, यानी कि ये हो गया वार्ड मेंबर, ठीक है, यानी कि ये हो गया वार्ड। और जब क्लास 10 के लेवल पे एक कमेटी बनाई गई है, उसमें मेंबर कौन बनेंगे, ये भी वार्ड बनेंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे वार्ड मेंबर, ठीक है। वार्ड मेंबर बन गए, वार्ड मेंबर बनने के बाद यही मेंबर इस अपना चेयरमैन चुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये क्लियर होगा विलेज लेवल पे। अब जो क्लास 10 है वो किस में आती है, स्कूल में आती है ना, क्लास 10 11 12 ये सब कहाँ आते हैं, स्कूल। स्कूल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्लॉक जो है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस में डिवाइड है, तो स्कूल में कितनी सारी क्लासेस हैं, तो क्या होगा, स्कूल ब्लॉक हो गया। अब स्कूल कहीं किसी एरिया में होगा, ठीक है, किसी तो एरिया में आ रहा होगा ना, कहीं तो होगा, और जिस एरिया में होगा क्या उस एरिया में एक ही स्कूल होगा, ज़रूरी तो नहीं है, उस एरिया में और भी सारे स्कूल्स होंगे, यानी कि एरिया हो गया डिस्ट्रिक्ट। हमने यहाँ देखा है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी सारे ब्लॉक्स में डिवाइड है, यानी कि स्कूल उस एरिया में काफ़ी सारे स्कूल हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे ब्लॉक हैं, स्कूल में काफ़ी क्लासेस होती है, यानी कि ब्लॉक में काफ़ी विलेजेस आते हैं। अब जो एरिया है वो किसी जगह पे होगा, या तो वो किसी प्लेस में होगा, ठीक है, वो एरिया भी पर्टिकुलर कोई प्लेस आ रहा होगा, कोई लार्ज प्लेस होगी, या तो अर्बन एरिया होगा, या फिर वो रूरल एरिया होगा, राइट, कोई सिटी होगी, कोई टाउन होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो प्लेस वो होगी स्टेट, ठीक है। स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, और वो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स हैं, और वो ब्लॉक्स विलेजेस, ये इसका स्ट्रक्चर है। म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी का स्ट्रक्चर ऐसे, नगर पंचायत सबसे जो है लोअर लेवल पे होती है। नगर पंचायत एक ट्रांजिशनल एरिया होता है, जब कई बार ऐसा होता है कि रूरल और अर्बन एरिया को जो कनेक्ट करता है ना, जो एरिया, उसको उस एरिया को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया, और उस ट्रांजिशनल एरिया को देख रेख करने का जिसका काम होता है वो होता है नगर पंचायत। जैसे दिल्ली में हौस खास है, हौस खास का एक पार्ट आप देखोगे तो बड़ा ही डेवलप होगा, हौस खास से दूसरी तरफ आप ज़्यादा जाओगे तो वो रूरल बन जाएगा, वो गांव वाला थोड़ा रूरल एरिया टाइप दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया नगर पंचायत। फिर नेक्स्ट है नगर पालिका, जिसको हम म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। अब ये होता है स्मॉल अर्बन एरिया, यानी कि वो अर्बन एरिया जहाँ पे 50,000 या फिर 1 लाख इसी के बीच में पॉपुलेशन है, तो वो स्मॉल अर्बन एरिया होता है। जैसे नंदप्रयाग इन उत्तराखंड, गैंगटॉक इन सिक्किम, ये क्या है, ये है आपके नगर पालिका, और नगर पालिका को म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं, यानी कि स्मॉल अर्बन एरिया, इनको देख रेख करने का काम इनके पास है, ठीक है। देन है नगर निगम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये इनको हैंडल करते हैं, ये लार्ज जो अर्बन एरिया होता है उनको, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको हैंडल करने वाली ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। डेवलप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, लार्ज सिटीज़ है जहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो कौन सी सिटीज़ हैं, दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई, कोलकाता, तो ये सारी सिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो हमने लोकल गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने अपनाया है, क्यों, इसका क्या फ़ायदा है, कोई तो फ़ायदा होगा तभी तो हमने अपनाया है। तो इसका पहला है इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इम्प्रूव का मतलब सुधारना, किसी चीज़ में सुधार लाना। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, हम सबको पता है कि रूरल एरियाज़ में ये जो पब्लिक सर्विस दी जाती है, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स मतलब यानी कि स्कूल्स जो है वहाँ खुलवाए जाते हैं, राशन जो है
देना, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, राइट, हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाना, ये सब क्या है, ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी है। इसका एग्जाम्पल जैसे हेल्थ के लिए रूरल एरियाज़ में पल्स पोलियो कैंपेन काफ़ी शुरू हुआ था। तो ये कौन कर रहा है, ये ग्राम पंचायत ही तो करेगी ना। विलेज में चल रहा है तो ग्राम पंचायत हैंडल करेगी इस चीज़ को। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कौन खुलवा रहा है, ग्राम पंचायत ही तो खुलवाएगी। वही तो ध्यान देगी कि अरे देखो मेरे विलेज में नहीं खुला है ये, यहाँ पे अभी यहाँ स्कूल नहीं है, मेरे विलेज में जो है हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी के लिए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्राम पंचायत की। क्योंकि जब वो लोग देख रहे हैं कि मेरे एरिया में है ही नहीं ऐसा, मेरे विलेज में है ही नहीं ऐसा, तो वो लोग कंप्लेंट करेंगे ब्लॉक को, ब्लॉक बोलेगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट बोलेगा स्टेट को, फिर स्टेट जो है वो पहुंचाएगा चीज़ों को, रिसोर्सेज को। स्टेट को कहाँ से मिल रहा है, सेंटर से मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ही यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कि अब इतने देखो इतने अच्छे से लेवल वाइज लेवल डिवाइड किया हुआ है कि कोई भी एरिया ना रह जाए जहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, ऐसा कोई एरिया ना रहे कि उसमें डेवलपमेंट ना हो। इसलिए देखो कितने अच्छे से सबको अपने अपने एरियाज दे दिए हैं, बस अब उनको काम करना है अपने अपने एरिया के लिए, अपना फोकस सिर्फ अपने एरिया के डेवलपमेंट पे रखें, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी बढ़ाई है सबको अपने अपने एरियाज दे करके, ठीक है। बेनिफिट्स और प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स टू रियल डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब सेंटर है, स्टेट है, उनको क्या पता कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से एरिया में सच में जो रियल लोग हैं, जो सच में पुअर हैं, जिनको ज़रूरत है हेल्प की, नीडी लोग हैं, वो कौन है, किसको पता। स्टेट को भी नहीं पता, सेंटर को भी नहीं पता, किसको पता है, ये ग्राम पंचायत को पता है कि मेरे विलेज में कौन जो डिप्राइव्ड लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। फिर डिस्ट्रिक्ट को पता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। ब्लॉक पंचायत को पता है कि मेरे ब्लॉक में कितने लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, राइट। तो इससे रिस्पॉन्सिवनेस इंश्योर हुई है ना। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सेंसस बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से रिपोर्ट जैसा होता है, जगह पे किसी एक जगह को जा करके पता करते हैं कि हाँ कितने लोग, ये लोग हैं सोशली इतने डेवलप नहीं है, हाँ इनके पास इतनी अच्छी इनकम नहीं है, तो जा करके जो डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डाटा के बेसिस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, उसको हम डाटा बोल देते हैं, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करेगी उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट आएगी उसको हम सेंसस बोल देते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इस सेंसस के हिसाब से अभी सेंसस कौन देखेगा, कौन करवाएगा, यही लोग करवाएंगे अपने अपने लेवल पे, और फिर पता करेंगे कि कौन सच में नीडी इंसान है, किसको ज़रूरत है हेल्प की। फिर है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। अब सबको, सारे विलेज वालों का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी है। अब देखो इनके पास साधन है, इनके पास उन साधनों को यूज़ करने की, रिसोर्सेज को यूज़ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो पावर है वो भी इन्हीं के पास है, ठीक है। मोबिलाइज ओन रिसोर्सेज, यानी कि ग्राम पंचायत, यानी कि ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इनको पूरे रिसोर्सेज दे दिए। अब बोला है कि आप अपने रिसोर्सेज अपने हिसाब से यूज़ करो, कि आपको कहाँ कितना यूज़ करना है, कि इस एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इस एरिया में कम डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से यूज़ करो, ठीक है। इसलिए मोबिलाइज ओन रिसोर्सेज, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फार्मर्स के लिए लाए हैं, है ना, फार्मर्स की जो इनकम है वो उनको उनके फ़ोन में, अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है। इससे क्या हो, अब हर एक जो छोटे लेवल के भी बंदे हैं उसको डायरेक्ट इनकम मिल रही है। अब बीच के जो लोग होते हैं जो इनकम पहुंचाना है और वो आधी इनकम गायब ही कर देते हैं, वो सब हट गए। गवर्नमेंट ने इनकम भेजी, सीधा फार्मर के अकाउंट में आई, ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फिर यूपीआई, अभी सब यूपीआई यूज़ करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, इससे तो और भी काम आसान कर दिया। तो बीच के लोग जो पैसे इधर उधर हेरा फेरी करते थे उनको हटा ही दिया। तो इससे जो लोअर लेवल है इनका काफ़ी बेनिफिट हुआ है, इनको काफ़ी फाइनेंशियली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट है
preserve culture and empowerment, and environment. So preserve culture and environment. देखो, जो विलेज है, जो विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इनकी परमिशन के बिना इनके विलेज में कोई फैक्ट्री नहीं चालू हो सकती, कोई इंडस्ट्री चालू नहीं हो सकती, क्योंकि ये पहले चेक करेंगे कि क्या इस इंडस्ट्री का कोई हार्मफुल इफेक्ट हमारे लोगों पे तो नहीं है। ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगी तो हमारे विलेज में जो एक साफ सुथरी नदी जा रही है या कोई लेक होगी गंदी हो जाएगी, तो फिर हम क्या पानी पिएंगे। तो इस वजह से जो ग्राम सभा है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो वोट दे सकते हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कौन सी फैक्ट्री खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी। अदरवाइज नहीं तो उनके एरिया के रिसोर्सेज खराब ना हो, इस वजह से वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें कि भाई आप प्लांट्स काटे जा रहे हो, ट्रीज काटे जा रहे हो, तो ऐसा चीज़ ना हो, इस वजह से। फिर है जेंडर एम्पावरमेंट, ये तो हमें पता है, ये तो फीचर है ना, फीमेल्स को, वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन सीट दी है, तो जेंडर एम्पावरमेंट हुआ ये, है ना, उनको चांस देके, उनको अपॉर्चुनिटी देके। ठीक, सो ऑल ओवर अबाउट दिस डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसकी बात हम लोग रीड करें, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो अभी सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन क्या लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ इश्यूज नहीं है, तो है। तो फेडरलिज्म में क्या इश्यूज हैं वो देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट क्या इश्यूज फेस कर रहा है वो देखेंगे, फिर इन इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। सो हमने लास्ट अभी जो पढ़ा था वो हमने डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा और फिर उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस। तो अब हम फेडरलिज्म, जो हमने फेडरलिज्म पढ़ा था, तो फेडरलिज्म में हमने फेडरल फीचर्स पढ़े थे, लेकिन प्रैक्टिस इंडिया में जो हमारा फेडरलिज्म है वो फेडरल होने के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी हैं उसमें। यूनिटरी फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के? स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये तो हमें देखने को मिलता है ना। अब सेंटर और स्टेट, कौन स्ट्रॉन्ग है इंडिया में? सेंटर है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होना जो है वो यूनिटरी फीचर है फेडरलिज्म का, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे? जैसे कि गवर्नर जो है वो स्टेट का हेड होता है और प्रेसिडेंट है इंडिया का हेड होता है, तो गवर्नर को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टेट ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसपे जो सेंटर है और स्टेट है दोनों लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन सब्जेक्ट है, जो एजुकेशन पे सेंटर ने भी कोई पॉलिसी लाई और स्टेट भी कोई पॉलिसी लेकर आया, तो किसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी? सेंटर की होगी, स्टेट की नहीं होगी। तो ये क्या दिखा रहा है कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। ये क्या है? ये यूनिटरी फीचर है फेडरलिज्म का। दूसरा यूनिटरी फीचर है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है अनइक्वल, ठीक है। अब ये तो हमें पता है, इंडिया में सभी स्टेट्स को क्या इक्वल पावर है? नहीं। पावर देखो, स्टेट का जो पावर है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी दिया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर में। फिर है नेक्स्ट इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड तो है ही, पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इंटीग्रेशन होने के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो लाइक हिरार्किकल ऑर्डर में है। सो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी जो है सबसे हमने नंबर 1 पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है, हमने पढ़ा था कि अगर डिस्प्यूट होता है तो हमें कोई ऐसी बॉडी चाहिए जिसका डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट हो सके हर किसी पे, तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अब यहीं पे इसके अपोजिट में हमने ये भी देखा था कि जो यूएस में है वो कमिंग टुगेदर वाला फेडरलिज्म है, इसीलिए यूएस में क्या
सेपरेट कोड है। सेंटर के लिए सेंटर लेवल पे सेपरेट कोड, उसमें सिर्फ सेंटर वाले इश्यूज जो होंगे उसी कोड में जाएंगे। स्टेट लेवल पे एक सेपरेट कोड है, जो स्टेट के इश्यूज होंगे वो स्टेट लेवल वाले कोड पे जाएंगे। इंडिया में इंटीग्रेटेड है, सेंटर स्टेट दोनों के बीच में कोई इशू होता है या स्टेट स्टेट के बीच में कोई इशू होता है, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देन है इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिस्टम। हमारे इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट के भी इलेक्शन करवाता है, यानी सेंट्रल लेवल हो गया, और स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन करवाता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। तो ऐसा इसलिए है कि जो इलेक्शन है उसमें फेयर इलेक्शन हो सके और यूनिटी भी बनी रहे। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किसका इलेक्शन करवाता है? पार्लियामेंट, पंचायत का और म्यूनसिपैलिटी का। देन उसके बाद फेडरलिज्म की यूनिटरी फीचर्स हो गए। अब हम बात करेंगे इश्यूज पे, क्योंकि हमने कॉपरेशन देखा था कि सेंटर स्टेट में तो काफ़ी अच्छा कॉपरेशन है, बट इश्यूज भी है। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या इशू है? डोमिनेंस ऑन बोरोइंग। फाइनेंशियल रिलेशन में इशू है। अगर हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात करेंगे तो हम डोमिनेंस ऑन बोरोइंग लिखेंगे। डोमिनेंस ऑन बोरोइंग का मतलब है, बोरोइंग मतलब होता है उधार लेना, लोन लेना, राइट। तो स्टेट जो है ना, एक तो वो इंडिया के बाहर से लोन नहीं ले सकती, दूसरा स्टेट ने अगर कोई लोन लिया है और उसने अभी तक वो लोन नहीं चुकाया तो स्टेट दूसरा लोन जो है सेंटर की परमिशन के बिना नहीं ले सकती। तो ये क्या दिखा रहा है कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंस में सेंटर का जो पावर है वो ज़्यादा है फाइनेंशियल रिलेशन में। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि कई बार सेंटर जो है वो स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि मेरा एरिया है और इस एरिया को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन कई बार क्या सेंटर जो है वो आ जाता है बीच में और वो कहता है नहीं, इस एरिया के लिए मैं ये पॉलिसी, मैं ये लॉ लेकर आया हूँ, तुम इम्प्लीमेंट करो। इसको बोलेंगे हम एनक्रोचमेंट, इंटरफेयर करना स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में। वो कैसे करते हैं? सेंट्रलाइजिंग स्कीम। कई बार जो सेंटर है वो ऐसी स्कीम लेकर आता है जो हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द एनक्रोचमेंट इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और वो कैसी स्कीम है? जैसे वन नेशन वन राशन स्कीम। अब जैसे राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सेंटर कह रहा है कि नहीं, मेरी पॉलिसी है वन नेशन वन राशन, यानी कि सेंट्रल लेवल पे एक पॉलिसी होगी और वही पॉलिसी अब सारी स्टेट फॉलो करेंगी। तो ये एक तरीके से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस हुआ। देन थर्ड है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में पॉलिसीज बनाई जाती हैं, राइट। तो अब उसी का एग्जांपल है, रिसेंटली फार्म लॉज के ऊपर कितना अभी प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि फार्म लॉज पार्लियामेंट ने पास कर दिए, लेकिन एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आता है। उसके लिए अगर फार्म लॉज पास करेगा तो स्टेट करेगा, बट ये किसने? सेंटर ने, इसीलिए प्रोटेस्ट हो गया था। और दैट्स है ये एनक्रोचमेंट, ये इंटरफेरेंस किसमें? लेजिस्लेचर में। देन ये तो सेंटर स्टेट के बीच में इशू है, स्टेट और स्टेट के बीच में भी इशू है। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1990 में तो इन्होंने कंपटीशन बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। रिसोर्सेज क्या बहुत ज़्यादा है? नहीं, रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो उसके लिए जो कंपटीशन है स्टेट्स में वो काफ़ी इंक्रीज हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ? इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब रिसोर्स लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है? कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो इससे स्टेट और स्टेट में डिस्प्यूट होने लगा। जिसका एग्जांपल अभी रिसेंटली महानदी रिवर है। अब महानदी रिवर के मतलब उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। सतलज है, सतलज रिवर और यमुना, इन दोनों को लिंक करने के लिए एक प्रोजेक्ट अभी आया है, बट इस पर डिस्प्यूट चल रहा है पंजाब और हरियाणा में। सो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रिसोर्स मेरी स्टेट में, मेरे एरिया का रिसोर्स कोई दूसरा एरिया वाला अगर यूज़ कर लेगा तो
क्या मेरे जो पॉपुलेशन है, मेरे एरिया के लोगों को कमी नहीं हो जाएगी? इसी वजह से ये डिस्प्यूट है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। दूसरा है डिमांड ऑफ स्टेट ग्रुप। अब जैसे कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया है, शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है। इनमें कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को वहाँ स्पेशल स्टेटस इसलिए क्योंकि वहाँ ट्राइबल ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। वैसे ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो इन स्टेट्स में भी ट्राइबल्स हैं, तो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाया और उनको फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो वैसे ही और भी अलग रीजन है, अलग स्टेट है, जिनमें डिमांड हो रही है कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनाओ। जैसे बोडो आसाम में है, गोरखालैंड मेघालय में डिमांड कर रहे हैं, और विदर्भा रीजन है, एरिया है महाराष्ट्र में। तो ये डिमांड करें हमें अलग से स्टेट बनाना। स्टेट बना सकते हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्टेट को बना सकते हैं, क्योंकि स्टेट की जो बाउंड्री है वो चेंज कर सकता है सेंटर। फिर है इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, अनइक्वलनेस, इनइक्वालिटी। ठीक है। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी में अनइक्वल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, इसलिए हर स्टेट का इक्वली डेवलप हो रही है तो ऐसा भी नहीं है। लिटरेसी में डिफरेंट है, हर स्टेट में डिफरेंस है। अगर हम देखें लिटरेसी, यानी कि सबसे ज़्यादा अभी लिटरेसी यानी पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन कहाँ ज़्यादा अच्छा है? केरला में, मिजोरम में हाई लिटरेसी रेट है। लोएस्ट की बात करेंगे तो लोएस्ट देखो राजस्थान में है। ठीक है। और भी स्टेट्स हैं। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हर स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है? तो नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखो सबसे खराब छत्तीसगढ़ में, झारखंड JHK इज झारखंड और RJ इज राजस्थान। ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो हर स्टेट इक्वली डेवलप नहीं होती, हर स्टेट में बड़ा पूरी तरीके से बराबर जो है चीज़ें नहीं अच्छी हो रही है। ठीक है। ये इशू है स्टेट और स्टेट के बीच में। अब हमें लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ना, तो लोकल गवर्नमेंट में क्या इशू है? पहला है प्रधानपति सिंड्रोम। सिंड्रोम बोलो या सिस्टम बोलो, यानी कि ये एक तरीके का सिस्टम है प्रधानपति सिंड्रोम। इसका सिंपल मतलब है जो फीमेल्स को 1/3 सीट रिजर्वेशन दी गई है, चेयरपर्सन के लिए भी, मेंबर के लिए भी। तो ग्राम पंचायत में अगर फीमेल जो है मेंबर जो बनती हैं और चेयरपर्सन बनती हैं, तो उन जो वो मेंबर्स हैं फीमेल, उनकी जगह उनके हस्बैंड जाते हैं मीटिंग्स अटेंड करने। उनके हस्बैंड, अगर कोई फीमेल चेयरपर्सन बनी है तो उसका हस्बैंड जाएगा। सो ये है प्रधानपति सिंड्रोम कि फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया, लेकिन स्टिल फीमेल जो है वो पहुंच ही नहीं पा रही, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं पा रही, वो अपनी उनको पोजीशन मिल ही नहीं रही है। दूसरा है लैक ऑफ फंक्शन डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन का मतलब तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, और फंक्शन का मतलब है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इन लोगों को ना अलग से प्रॉपर फंक्शन दिए गए हैं, जैसे इरिगेशन है, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। ये कुछ फंक्शंस हैं, और भी ऐसे फंक्शंस हैं जो पंचायत देखेगी अपने एरिया में। ठीक है। अब ये सारे फंक्शन जो है ना वो पंचायत को दिए नहीं गए, पावर दी नहीं है पंचायत को कि तुम सारे फंक्शंस पे डिसीजन ले सको। तो इसीलिए लैक ऑफ फंक्शनल डिवॉल्यूशन। ठीक है। लैक ऑफ फंक्शनल डिवॉल्यूशन यानी कि सारे फंक्शंस के ऊपर डिसीजन लेने की पावर सभी को नहीं मिली है। 3 है 29 स्टेट्स में से सिर्फ 3 ही स्टेट्स हैं जिनमें पूरी पावर दे रखी है पंचायत को कि आप इन जितने भी आपके एरियाज़ आते हैं, जिन एरियाज़ में आप डिसीजन ले सकते हो उन पर आप डिसीजन लो, फ्रीडम, पूरा फ्रीडम। तो वो सिर्फ 3 ही स्टेट्स में दी है। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ एलिट क्लास। ग्राम पंचायत के जो चेयरमैन और चेयरमैन और जो मेंबर बन रहे हैं ना, वो सिर्फ वही लोग बन रहे हैं जो इस विलेज में जिनके पास बहुत बड़ा अच्छा लैंड हो, फार्म लैंड मतलब कि बिल्कुल एग्रीकल्चरल लैंड हो बहुत अच्छा, या फिर दूसरा एलिट क्लास जो बहुत रिच होते हैं, वही लोग ही बन पा रहे हैं। ठीक है। देन है स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी। अब ग्राम पंचायत है, पेड़ के नीचे तो मीटिंग नहीं होगी ना वो पुराने ज़माने की तरह। अब तो प्रॉपर
बिल्डिंग्स होनी चाहिए, है ही नहीं। 25% ग्राम पंचायत के पास प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, कोई जगह नहीं है, प्लेस ही नहीं है जहाँ पे सब इकट्ठा होकर आराम से मीटिंग कर सके, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी। अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले फेडरलिज्म की सॉल्यूशन की बात करें तो प्रमोट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं इनमें क्या होता है, सेंटर इसमें 60% अपनी तरफ से फंड देगा, बाकी का 40% स्टेट। इसीलिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सरशिप है ना। तो जैसे कि जल जीवन मिशन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको क्यों प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। कैसे, अब ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया, सेंटर ने 60% फंड अपनी तरफ से दिया, स्टेट ने 40% अपनी तरफ से दिए, तो दोनों मिल करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोनों अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। ये नहीं है कि एक पूरा 100% सेंटर ने कर दिया, फिर स्टेट जो है उसको फ्री में मिल रहा है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। दोनों के पैसे लग रहे हैं, दोनों का फंड लग रहा है, तो दोनों ने फंड्स दिए हैं, दोनों का फंड्स लगा है, तो फिर दोनों ही पूरी जिम्मेदारी से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जल जीवन मिशन से समथिंग 15 करोड़ रूरल जो है, रूरल एरियाज़ हैं, उनके घरों में टैप कनेक्शन जो है, सेफ वाटर टैप कनेक्शन, क्लीन वाटर जो है उनके घरों तक पहुंचा है। नेक्स्ट है इम्प्रूव इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, दोनों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बेहतर होना चाहिए। वो कैसे होगा, अब सभी स्टेट्स इक्वल डेवलप नहीं हो रही, कुछ स्टेट जो है वो अपने एनवायरनमेंट, उन स्टेट्स में यानी कि अगर ट्रीज़ है तो वो स्टेट नहीं चाहती कि फैक्ट्रीज़ के लिए वो ट्रीज़ काटे, वो नहीं चाहती। उनका जो उनके एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो, वो नहीं चाहते हैं। तो ये स्टेट क्या कर रही है, ये कर रही है मेंटेन ग्रीन कवरेज, यानी कि जो स्टेट्स में अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे ट्रीज़ हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये नहीं चाहते कि हमारे एरिया के ट्रीज़ कटे। तो इस तरह की जो स्टेट्स हैं इनको कंपनसेशन है कि ये डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए एक अच्छे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, तो इन स्टेट्स को कंपनसेशन देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोट इंटर स्टेट कॉपरेशन। अब जो स्टेट और स्टेट में तो डिस्प्यूट है ना, इंटर स्टेट मतलब दोनों, इंटर स्टेट का मतलब है स्टेट और स्टेट में भी कॉपरेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए क्या है, मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट ला, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट ला। इंटर स्टेट प्रोजेक्ट इसमें 2 स्टेट है किसी एक प्रोजेक्ट में, मल्टी स्टेट इसमें 2 से ज़्यादा स्टेट जुड़ी हुई है किसी एक प्रोजेक्ट में। उसी एग्जाम्पल है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, इसमें अब हाईवे है तो ये तो बहुत सारी स्टेट्स को कनेक्ट करेगा ना। मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है, स्टेट का कॉपरेशन एक दूसरे के साथ अच्छा होगा। इंटर स्टेट जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली कोसी और मेची रिवर है, इनका ये बिहार की तरफ है, तो इस रिवर का लिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या होगा, अगर बिहार में, छत्तीसगढ़ में, दोनों में से किसी भी स्टेट में अगर कोई कमी है और 2 रिवर लिंक होंगी आपस में, तो एक दूसरे की कमियों को वो पूरा कर पाएंगे। पानी की कमी है तो एक दूसरे की कमियों को वो पूरा कर पाएंगे। तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है स्टेट का आपस में अच्छा कॉपरेशन, ठीक है, इंक्रीज करेगा। देन है फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म में क्या है कि जो सेंटर फंड देता है स्टेट्स को, वो सबको बराबर नहीं देता, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जैसे यूपी है, एमपी है, इनको ज़्यादा मिल रहा है, गोवा है, सिक्किम है, इनको कम मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फेयर करो, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से मत बांटो, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना दो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, फंड जो है जिसको जितनी ज़रूरत है उतना दो। अब लोकल गवर्नमेंट में जो हमने इश्यूज देखी उनका क्या सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट करो, कौन ग्राम पंचायत का मेंबर बन सकता है और चेयरपर्सन बन सकता है, इनके लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करो कि
लोग आए तो एजुकेटेड लोग आए। जैसे राजस्थान और हरियाणा में ऐसा हुआ है, इन दोनों स्टेट में ऐसा हुआ है। और फंक्शनल ऑटोनॉमी, वही मैंने कहा कि फंक्शंस हैं, लेकिन उन फंक्शंस उन एरियाज पे पावर लेने की जो फ्रीडम है वो नहीं दी है पंचायत को। तो केरला में देखो पूरी पावर देगी पंचायत को कि आप लोग अपने एरिया के हिसाब से डिसीजन, पूरी डिसीजन पावर दी है पंचायत को। फिर है इंक्रीज रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन मोर देन 50%, ऐसा उड़ीसा में हुआ है और कर्नाटका में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है जिन एरियाज में, जिन पंचायत में विमेन है ना, विमेन है चेयरपर्सन, विमेन लीड कर रही है, विमेन की लीडरशिप में डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखा गया है विलेजेस में। इसीलिए उड़ीसा कर्नाटका ने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया, वैसे ही दूसरे स्टेट्स को भी देना चाहिए। फिर है टेक्निकल सपोर्ट, हमने देखा स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, बिल्डिंग नहीं है, कोई प्लेस नहीं है अच्छे से, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए ई ग्राम स्वराज और ई पंचायत, जैसे कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ना, फेसबुक है, ये आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो ये सारे मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग आते हैं अपनी बातें, अपने थॉट शेयर करते हैं। वैसे ही ये ई ग्राम स्वराज और ई पंचायत प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग आएंगे, ग्राम पंचायत के मेंबर चेयरपर्सन, और उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है वो लोग यहाँ पे बताएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द unitary features, then the issues of the federalism, and then the local government and scholarships of both. So this is all about the federalism. Thank you.